In this video, I am explaining about an important concept, that is risk exposure analysis. Well, the most basic way of protecting against any risk is by dealing with a credit-worthy party only. But it is not an easy thing to do. So it becomes the responsibility of the lender to understand and evaluate the risk. Gaining this understanding can be achieved through identifying categories of risk and then addressing the issues associated with each of these categories. So, one of the measures that could be adopted is risk exposure analysis. So, risk exposure analysis helps in identifying and categorization of risk and then addressing the issues associated with these risk categories. So many organizations, they adopt risk exposure analysis as a technique to manage their risk. So for this purpose, an organization have to develop and establish an appropriate and adequate system for monitoring and reporting risk exposures. So reporting system is very important in case of risk exposure analysis. Now how this reporting system is developed and what are the different purposes which we seek to achieve through the reporting system. क्योंकि रिस्क एक्सपोजर जो है ये तभी इफ़ेक्टिव होगा जब हमारा रिपोर्टिंग सिस्टम जो है इफ़ेक्टिव हो। तो अगर रिपोर्टिंग सिस्टम में ये एक्टिविटीज़ हम इंक्लूड कर रहे हैं और इनको बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, देन वी कैन से कि हमारा जो एक रिस्क एक्सपोजर डॉक्यूमेंट जो बनता है आफ्टर दिस रिपोर्टिंग सिस्टम, वो डॉक्यूमेंट जो है हमको हेल्प करेगा इन आइडेंटिफाइंग द रिस्क, इन लिमिटिंग द रिस्क एंड इन कंट्रोलिंग द रिस्क एंड फाइनली एन अप्रोप्रिएट डिसीजन रिगार्डिंग हाउ दीज रिस्क टू बी कंट्रोल्ड दैट कैन बी टेकन. तो डिस्कस करते हैं कि रिपोर्टिंग सिस्टम में जो ये एलिमेंट्स हैं लाइक ABCD, इनका क्या मीनिंग है और इनको कैसे किया जाता है. मैं एक बैंक का एग्जांपल लेके चलती हूँ कि लेट्स सपोज बैंक जो है रिस्क एक्सपोजर एनालिसिस जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करना चाहता है ताकि उसका रिस्क जो है मिनिमाइज हो सके या कंट्रोल हो सके, या एन अप्रोप्रिएट वर्ड वुड बी टू मैनेज द रिस्क. अब बैंक जो है काफ़ी सारे रिस्क फेस करता है. देयर आर न्यूमरस रिस्क. For example, credit risk, liquidity risk, there may be some operational risk, legal risk भी हो सकते हैं, market risk है, interest rate risk है, asset liability gap risk है. तो ये सारे रिस्क जो हैं उसने आइडेंटिफाई किए हैं और उनका जो लेवल है या ट्रेंड है वो लेवल और ट्रेंड टाइम टू टाइम रिपोर्ट करता रहा. तो बैंक में होने वाले जो भी रिस्क थे वो जब उसने रिपोर्ट किए हैं तो ओवर अ टाइम पीरियड, लेट्स सपोज 10 ईयर्स में एक रिस्क का चार्ट तैयार हो गया है जिसमें कि हम लेवल भी मेजर कर सकते हैं और उसका ट्रेंड भी देख सकते हैं. लेट्स सपोज इंटरेस्ट रेट रिस्क है, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है बैंक का, क्या वो पिछले 10 सालों में इंक्रीज़ हुआ है. That means what is the trend, whether it is increasing or decreasing or is it stable. और फिर दूसरी चीज़ जो है what is the level of that risk. That means कि अगर increase हो रहा है तो किस रेट से increase हो रहा है, decrease हुआ है तो क्या level है. ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें हमको evaluate करनी है. Second step will be evaluating the sensitivity and reasonableness of key assumptions. For example,
those dealing with changes in the pace of anticipated loan prepayments. जैसे बैंक है, बैंक का मेजरली क्या काम है? बैंक वैसे तो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, लेकिन मेजरली हम कहते हैं कि इसके दो काम हैं. एक तो ये क्या एक्सेप्ट करता है? डिपॉजिट्स. और दूसरा ये लेंड करता है मनी. एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग द मनी, दीज आर टू मेजर फंक्शंस ऑफ बैंक. फंक्शंस बहुत सारे हैं, जैसे बैंक एक एजेंट भी एक्ट करता है, बैंक गारंटर भी एक्ट करता है, बैंक जो है मर्चेंट बैंकिंग के भी काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस भी दे रहा है, ओके, बैंक एश्योरेंस के थ्रू. बैंक परफॉर्म्स न्यूमरस फंक्शंस, बट जो मेजर फंक्शन है दैट इज़ एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड लेंडिंग द मनी. अब इनसे रिगार्डिंग जो है कुछ एजम्पशंस बैंक ने बना रखी हैं. फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज कोई कस्टमर एफडी करवा रहा है, तो एफडी 1 साल की करवाई है, तो बैंक क्या अज्यूम कर रहा है? यहाँ पर एजम्पशन है कि ये जो मनी इसने एफडी करवाया है दैट विल रिमेन विद द बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर. इसी तरह से जब मनी लेंड कर रहा है तो 10 साल का लोन है, उसकी EMIs भी फिक्स कर दी हैं. बैंक इज़ अज्यूमिंग दैट द कस्टमर विल रीपे द लोन इन अ टाइम स्पैन ऑफ 10 ईयर्स. अब ये जो इसकी assumptions हैं, these assumptions they may change because of change in the market conditions. तो ये हमको इवैल्यूएट करना है सेंसिटिविटी और रीज़नेबलनेस कि क्या आज के मार्केट के टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग ये अजम्पशंस रीज़नेबल हैं, वैलिड हैं, या इनमें कुछ चेंजेस हो गए हैं. अगर मार्केट में एफडी का रेट चेंज हो गया है और दूसरे बैंक्स जो हैं एक बेटर रेट प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को, तो जो हमारी एजम्पशन थी कि 1 साल तक कस्टमर जो है पैसा विड्रॉ नहीं करेगा, तो वो एजम्पशन जो है हमारी चेंज हो जाएगी बिकॉज इट इज़ नो लॉन्गर रीज़नेबल. बिकॉज द कस्टमर विल डेफिनेटली टेक आउट द मनी, विड्रॉ करेगा और वो उस बैंक में एफडी करवाएगा जहाँ पर उसको एक ज़्यादा अमाउंट का इंटरेस्ट मिल रहा है. इसी तरह से मनी लेंडिंग में भी है. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है तो वो आपके बैंक का पैसा रिटर्न करके उस बैंक से लोन लेगा जहाँ पर उसको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है. तो एजम्पशंस जैसे ही चेंज होंगी हमारा रिस्क चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, लेट्स सपोज ओनली एफडी का ही रेट चेंज हुआ है, सो पीपल हैव स्टार्टेड विड्रॉइंग द मनी. अगर वो मनी विड्रॉ कर रहे हैं तो उससे बैंक की लिक्विडिटी पोजीशन या फाइनेंशियल पोजीशन पे फ़र्क पड़ेगा. लिक्विडिटी किस तरह से इम्पैक्ट होगी? इफ़ द कस्टमर्स आर विड्रॉइंग द मनी, तो आपने वो जो डिपॉजिट्स हैं, यू हैव यूटिलाइज्ड दोज डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग लोन टू द अदर कस्टमर्स. So now when the customers are withdrawing the money, so you need some liquidity in your bank to fulfill their withdrawals, right? जो lenders हैं ये तो आपको तभी मनी देंगे जब इनका टाइम होगा, उनको लोन मिला हुआ है, लोन वो अपनी EMIs के अकॉर्डिंग ही पे करेंगे. But if customers are starting withdrawing the money, so you need some cash in your bank to fulfill those obligations. इसके लिए लिक्विडिटी क्रंच जो है ऑर्गेनाइजेशन में आ सकता है, क्योंकि पहले की कैलकुलेशन के हिसाब से आपने अपनी जो लायबिलिटीज़ थी वो इनकम के साथ मैच कर रखी थी, पर क्योंकि अब चेंज हो गया, इंटरेस्ट रेट चेंज हो गया, तो चेंज होने के कारण आपके जो ये एसेट लायबिलिटी में जो गैप आ गया, तो उसके कारण रिस्क इंक्रीज़ हो गया ऑर्गेनाइजेशन में. सो यू नीड टू
identify that such situations can arise in the organization, and in this example it is bank. तो हमको ये situations evaluate करनी है, assumptions हमें अपनी evaluate करनी है, और जो भी possible risk हमारी organization face कर सकती है वो risk हमको identify करके उनको analyze करना है. Verifying compliance with the established risk tolerance level and limits, and then identifying policy exceptions. This is also need to be reported. तो रिपोर्टिंग सिस्टम में हम ये चीज़ें भी चेक करते हैं कि हम क्या चेक कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द इस्टेब्लिश रिस्क टॉलरेंस लेवल, कि हमने किसी एक पर्टिकुलर रिस्क के लिए क्या लिमिट सेट की हुई है, हमारा रिस्क टॉलरेंस लेवल कितना है, यानी कितने अमाउंट तक के रिस्क को जो है हम कहते हैं कि ये दिस इज़ विद इन द लिमिट. आपने कंट्रोल लिमिट्स पढ़े हैं जैसे स्टैटिस्टिक्स में, तो अगर वैल्यूज़ उन लिमिट्स के अंदर हैं तो दैट मीन्स कि ठीक चल रहा है सब कुछ. जब भी लिमिट से क्रॉस करने लगते हैं तो दैट मीन्स दे आर शोइंग सम एक्सेप्शंस. तो ये एक्सेप्शंस आइडेंटिफाई करनी ज़रूरी है और इनसे रिगार्डिंग स्टेप्स लेना ज़रूरी है. तो रिपोर्टिंग सिस्टम जो है हमारा इस तरह का होना चाहिए जो वेरीफाई करे कि क्या हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जो रिस्क के स्टैंडर्ड्स हमने बना रखे हैं, रिस्क की टॉलरेंस लेवल जो बना रखी है, या जो रिस्क लिमिट हमने सेट कर रखी है, क्या उसी में ही एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कंप्लाई हो रहा है वो, या कुछ एक्सेप्शंस आ रही हैं, और अगर एक्सेप्शंस आ रही हैं तो उनको रिपोर्ट कर रहे हैं. फिर हमको जो है डिटरमिन करना है कि क्या ऑर्गेनाइजेशन के पास सफिशिएंट कैपिटल है फॉर द रिस्क दैट इज़ टेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये सारे स्टेप्स अगर हम कर रहे हैं तो दैट मीन्स वी आर हैविंग अ गुड रिपोर्टिंग सिस्टम, और रिपोर्टिंग सिस्टम में ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है. So there is a need to identify minimum capital required for a business to meet the maximum loss. जो भी ये रिपोर्ट्स बनेंगी, these reports are then provided to the board and senior management. और ये रिपोर्ट्स जो हैं एकदम क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज फॉर्म में होनी चाहिए, और टाइमली उनको अवेलेबल होनी चाहिए ताकि जो भी डिसीजंस हैं वो एक्यूरेटली within a particular time period they are taken. फिर what are the measures that need to be taken, कि हम क्या measures लेंगे जिनसे कि हम इन रिस्क को रिड्यूस कर सकें. तो पहला तो मेजर जो है दैट इज़ लिमिटिंग रिस्क, यानी कि हमको एक ऐसा साउंड सिस्टम बनाना है विच इज़ इंटीग्रेटेड विद द इंस्टीट्यूशन वाइड लिमिट्स, और जो भी रिस्क टेकिंग गाइडलाइंस हैं हमारे रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये लिमिट सेट की हुई है. तो लिमिटिंग रिस्क का मतलब होता है कि देयर इज़ अ नीड टू सेट द लिमिट्स फॉर ऑल द रिस्क दैट इज़ बीइंग टेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जांपल, जैसे हम कार इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, कार की जो वैल्यू है लेट्स सपोज दैट इज़ 12 लाख रुपीज़. तो अब हमारा रिस्क क्या है यहाँ पर, कार चोरी हो सकती है, कार डैमेज हो सकती है. तो मैक्सिमम अमाउंट जो हमारा लॉस हो सकता है दैट इज़ ऑफ रुपीज़ 12 लाख. अब हम इस रिस्क को लिमिट कर रहे हैं. हमने क्या किया, इंश्योरेंस ले लिया, और इंश्योरेंस में जो प्रीमियम पे किया है, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लिया है हमने, और इसका जो प्रीमियम पे किया है लेट्स सपोज दैट इज़ 35,000 रुपीज़. तो इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में, या जो भी ईयर है जिस साल आपने कार खरीदी है उस में 1 साल का इंश्योरेंस होता है. जनरल इंश्योरेंस इज़ फॉर 1 ईयर. तो जिस भी डेट को आपने इंश्योरेंस किया है ये अगले 1 साल तक वैलिड रहेगा. तो 35,000 का आपने इंश्योरेंस करा लिया है.
आपको टोटल रिस्क था 12 लाख रुपीज़ का, कि आपकी 12 लाख की गाड़ी जो है मैक्सिमम लॉस जो है, जो 12 लाख लगा रखे हैं कार पे, इतना लॉस हो सकता है। लेकिन अब अगर लॉस होता है तो अब क्योंकि वो इंश्योर्ड है तो वो लॉस कौन पे करेगा? इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। आपने क्या पे किया? आपने सिर्फ पे किया 35,000 रुपीज़ विच वॉज इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है गाड़ी में, कोई इंश्योरेंस आपको क्लेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इस साल आपका मैक्सिमम लॉस कितना हुआ? 35,000 का। यही प्रीमियम पे कर रखा है तो यही गया हमारा। यहाँ हमने क्या किया हुआ है? वी हैव लिमिटेड आवर रिस्क। पहले रिस्क था 12 लाख का, फिर जो है इंश्योरेंस लेने के कारण हमने अपने रिस्क को लिमिट कर दिया 35,000 रुपये तक। तो ये एक तरीका है, इंश्योरेंस एक तरीका है जिससे हमने हमारे रिस्क को लिमिट किया। अब मैक्सिमम लॉस जो होगा, हमें एक इंश्योर्ड को मैक्सिमम जो लॉस हो रहा है दैट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, तो 35,000 का है। तो इस तरह से हम रिस्क को लिमिट कर लेते हैं। तो लिमिटिंग रिस्क। रिपोर्टिंग मीन्स कि हम प्रॉपर एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन और टाइमली इन्फॉर्मेशन जो है मैनेजमेंट को दे रहे हैं। ये रिपोर्टिंग का एसेंशियल पार्ट है कि एक्यूरेट होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए। कितनी जल्दी ये रिपोर्टिंग करनी है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? मार्केट कंडीशंस पे। बहुत ज़्यादा मार्केट में अगर चेंजेस हो रहे हैं तो देयर इज़ अ नीड टू रिपोर्ट फ्रिक्वेंटली, और अगर स्टेबल चल रहा है तो फ्रिक्वेंसी थोड़ा सा हम कम कर सकते हैं, यानी बहुत जल्दी रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है। सो द फ्रिक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग टू द सीनियर मैनेजमेंट एंड बोर्ड विद एडिक्वेट इंफॉर्मेशन टू जज द चेंजिंग नेचर ऑफ institution's risk profile must be appropriate। तीसरा जो काम करना है रिस्क एक्सपोजर एनालिसिस में, दैट इज़ मैनेजमेंट इवैल्यूएशन एंड रिव्यू। तो ये तीन मेजर्स जो है इसमें रिस्क एक्सपोजर एनालिसिस में लिए जाते हैं। रिस्क को आइडेंटिफाई किया है हमने, ठीक है, उनके ट्रेंड्स देखे हैं, लेवल देखा है, हमने हर रिस्क की लिमिट्स फिक्स की हैं, फिर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रिपोर्टिंग में ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं। रिपोर्टिंग करने के बाद हम क्या कर रहे हैं? मैनेजमेंट जो है हमारी सीनियर मैनेजमेंट है, बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? उस रिपोर्ट को इवैल्यूएट कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, और नेसेसरी लगता है कि कोई चेंजेस करने की ज़रूरत है तो वो चेंजेस कर रहे हैं उसमें। Then managing specific risk is another thing that is addressed in risk exposure analysis. So there are various risks that are to be addressed differently when it comes to the issue of risk exposure analysis. तो ये कहता है कि जैसे टाइप का रिस्क होगा, आपकी जो उसको तरीका है हैंडल करने का वो भी चेंज हो जाएगा। ऑब्वियसली डेफिनेट सी बात है। तो नेचर ऑफ रिस्क पे डिपेंड करता है कि हमें क्या स्टेप्स लेने हैं। अगर आग लगी है तो पानी डालेंगे उसको बुझाने के लिए, या फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे। रिस्क क्योंकि फायर का है। अगर रिस्क कुछ और है तो कोई और स्टेप लेंगे। बर्गलरी का अगर रिस्क है तो हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ नहीं करेंगे। तो किस पे डिपेंड करता है कि कैसे एड्रेस करना है रिस्क को, टाइप ऑफ रिस्क पे। तो यहाँ पे कुछ रिस्क के टाइप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जिनको कि मैनेज करना है। ये कुछ हैं, आपके पास बहुत एक लंबी लिस्ट होगी जिसमें कि टाइप्स ऑफ रिस्क दे रखे हैं। हमने फर्स्ट यूनिट में डिस्कस किया है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क। तो हर एक को मैनेज करने का तरीका जो है रिस्क एक्सपोजर एनालिसिस में अलग है, और उसको उन्हीं तरीक़ों से एड्रेस करना है। कुछ को मैं यहाँ डिस्कस कर लेती हूँ, जैसे क्रेडिट रिस्क है। अगर बैंक है तो बैंक को क्रेडिट रिस्क कैसे हैंडल करना है, वो कुछ मेथड यूज़ कर सकता है, लाइक कोलेट्रल ले सकता है। कोलेट्रल क्या होता है? कोई चीज़ गिरवी रखना। कोलेट्रल ले सकता है, ठीक है, तभी लोन दे जब उसके बदले कोई चीज़ गिरवी रखी है, या फिर हम कोई
थर्ड पार्टी गारंटी भी ले सकते हैं। बैंक जो है किसी को गारंटर, जैसे लोन लेने जाते हैं ना, तो उसको गारंटर चाहिए, तो गारंटर हो तो इससे भी कुछ हद तक क्रेडिट रिस्क कम हो जाता है। या आजकल RBI ने जो है CDS चला रखा है। CDS क्या है? क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप। ये एक तरह का एग्रीमेंट है जिसमें जो सेलर है CDS का, ये बायर है CDS का। कौन है? हमारा बैंक। बैंक ने ABC को लोन दे रखा है और बैंक को लगता है कि देयर में बी अ डिफ़ॉल्ट हो सकता है। तो वो क्या करेगा? बैंक जो है उसके बदले CDS ले लेगा। CDS एक तरह की इंश्योरेंस है। तो एग्रीमेंट है जिसमें कि सेलर जो है, सेलर ऑफ CDS विल कंपनसेट द बायर। जो बायर है CDS का, उसको कंपनसेट करेगा कब? जब डिफ़ॉल्ट होगा। जब डिफ़ॉल्ट होगा, डेट डिफ़ॉल्ट, यानी जब ABC ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं लोन रीपे नहीं कर पाऊँगा, तो डिफ़ॉल्ट हो गया। तो अब जो है, क्योंकि बैंक ने CDS बाई किया हुआ था, तो दैट रिस्क या दैट लॉस इज़ नाउ कंपनसेटेड बाय द सेलर ऑफ CDS। इंश्योरेंस का भी यही एक तरीका होता है। वहाँ पर टर्मिनोलॉजी डिफरेंट होती है। यहाँ पर CDS को हम बोलते हैं क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप। स्वैप मीन्स कि पहले तो ये डिफ़ॉल्ट का रिस्क इसको फेस करना पड़ रहा था, लेकिन अब वो स्वैप हो गया, तो वो रिस्क नाउ विल बी फेस्ड बाय द सेलर ऑफ CDS. So these are different risk mitigation techniques which can be used in case of credit risk by a bank. ऐसे ही मार्केट रिस्क को भी फेस करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं, डिफरेंट मोड्स हैं जिनसे कि उनको लिमिट कर सकते हैं। तो मार्केट रिस्क जो है, इससे रिलेटेड कुछ लिमिट्स इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। बोर्ड जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सीनियर मैनेजमेंट, ये जो है आइडेंटिफाई करके कि क्या लिमिट होनी चाहिए, दोज लिमिट्स कैन बी अप्लाई। इसी तरह से लिक्विडिटी रिस्क है, मैंने अभी आपको बताया कि बैंक को लिक्विडिटी क्रंच हो सकती है व्हेन ऑल द कस्टमर्स स्टार्टेड विड्रॉइंग द मनी। वो जो भी उन्होंने डिपॉजिट की फॉर्म में बैंक के पास डिपॉजिट करा रखा है, तो वो जब उसको विड्रॉ करते हैं तो उस टाइम जो है, अगर एक लिमिट तक है तो ठीक है, लेकिन जितना बैंक ने अज्यूम कर रखा है कि पर डे इतना ही विड्रॉल होगा, उससे जब बहुत ज़्यादा टाइम्स क्वांटिटी में विड्रॉल होने लग जाए, तो उससे क्या होगा कि बैंक का लिक्विडिटी रिस्क एक्सपोजर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसको मैनेज करने के लिए बैंक जो है, दे में एक्सप्लोर सम अदर मार्केट्स, कैश मार्केट, फ्यूचर, ऑल्टरनेट मार्केट देखनी पड़ेगी कि कहाँ से जो है वो पैसा अरेंज करके लिक्विडिटी पोजीशन को मेंटेन करें। ऑपरेशनल एंड लीगल रिस्क क्या होते हैं? ऑपरेशनल रिस्क होते हैं विच आर कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसीज इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स या इंटरनल कंट्रोल्स, जिनके कारण अनएक्सपेक्टेड लॉस हो जाता है। लीगल रिस्क होता है जब कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो लीगली एनफोर्सेबल ना हो या सही तरह से हमने डॉक्यूमेंट नहीं किए, तो इससे हमारे ऑपरेशनल और लीगल रिस्क जो है इंक्रीज़ हो जाएंगे। इनको एनालाइज करने के लिए हम व्हाट इफ़ या वर्स्ट केस सिनेरियोज जो हैं, ये टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज अदरवाइज दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू मेजर एंड कंट्रोल। ऑपरेशनल रिस्क जो है, इनको मेजर करना, कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट होता है, तो हम ये मेथड यूज़ कर सकते हैं कि व्हाट इफ़ देयर इज़ अ पावर लॉस हो जाएगा, तो ये क्या है? ऑपरेशनल रिस्क है। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या करें? तो व्हाट इफ़ वर्स्ट केस सिनेरियोज बना सकते हैं कि बुरे से बुरा और क्या हो सकता है। तो वो सारी सिचुएशंस जो हैं, वो सिचुएशंस हम पहले से ही कोशिश करते हैं डॉक्यूमेंट करने की कि ऐसा ऐसा हो सकता है, और उनसे रिलेटेड हम कुछ कंटिंजेंसी प्लान्स या ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस जो है बना के रख सकते हैं, ताकि किसी भी तरह के एरर को जो है, लाइक्लीहुड ऑफ एरर्स दैट कैन बी रिड्यूस्ड।
लीगल रिस्क भी जो है इसी तरह से हमारे जो इंस्टीट्यूशन की लीगल काउंसिल है उनकी समझ बूझ से जो है हमको लिमिट करनी चाहिए या मैनेज करनी चाहिए या ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे कि वो रिस्क हमारा रिड्यूस हो सके। तो ये सब करने पे हमारा एक हम क्या कहते हैं कि हम एक रिस्क एक्सपोजर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं ऐसे रिपोर्टिंग कर करके। तो हमारा रिस्क एक्सपोजर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होना चाहिए फॉर अ बेटर रिस्क एक्सपोजर एनालिसिस। और इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या होना चाहिए? इट शुड कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन कॉरपोरेशंस एग्जिस्टिंग एक्सपोजर, क्या क्या एक्सपोजर है, क्या क्या रिस्क जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही है, जैसे मार्केट रिस्क है, क्रेडिट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, ये सारा जो है कंडेंस्ड फॉर्म में इस डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट जो है सभी तरह के रिस्क की जो है एक तरह की डिस्क्रिप्शन देगा, वो सारे रिस्क जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन एक्सपोज्ड है, प्लस उसमें अगर कोई भी चेंजेस होते हैं उन एक्सपोजर्स में तो उसकी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। जो पार्टीज़ ऑथराइज्ड हैं इस एक्सपोजर को डील करने के लिए और उनकी क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सारी चीज़ें भी इसमें मेंशन होती हैं। तो एक तरह से डिटेल्स होंगी इसमें स्टेप्स की कि क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए अगर किसी तरह का कोई भी रिस्क अराइज होता है, तो हाउ वी विल गो अबाउट इट। तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसको टाइम टू टाइम अपडेट भी करना है, और अपडेटेड डॉक्यूमेंट जो है that will be submitted to the board and the management to include all discussions in which decisions are made and changes determined in the organization's preferred risk exposure में that also will be submitted to the management। तो इस तरह से जो है रिस्क एक्सपोजर एनालिसिस किया जा सकता है। एक और टर्म यहाँ पे यूज़ हो रही है स्ट्रेस टेस्टिंग। तो स्ट्रेस टेस्टिंग क्या है? ये एक तरह का मैनेजमेंट टूल है विच हेल्प्स इन इवैल्यूएटिंग द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन पोर्टफोलियो वैल्यूज ऑफ अनलाइकली ऑल्दो प्लॉजिबल इवेंट्स और मूवमेंट्स इन अ सेट ऑफ फाइनेंशियल वेरिएबल्स। यानी कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ द इवेंट्स और मूवमेंट्स ऑन द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो, चाहे वो अनलाइकली ही क्यों ना हो, लेकिन पॉसिबल है कि इस तरह का रिस्क हो सकता है। तो उसको मैनेज करने के लिए स्ट्रेस टेस्टिंग टेक्निक जो है यूज़ की जा सकती है। स्ट्रेस टेस्टिंग को हम, जैसे आपने वार मॉडल्स, मैंने आपको बताया था कि वार टेक्निक यूज़ की जाती है टू एनालाइज द रिस्क। इसमें जो है वार क्या है? This will help in finding out the maximum loss that can occur। ठीक है, वैल्यू एट रिस्क, आपकी कितनी वैल्यू है जो रिस्क पे। आपने 1 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की है, इस 1 लाख में से आपको कितना लॉस हो सकता है? लेट्स सपोज 10,000 रुपीज़ का लॉस हो सकता है, तो हमारी कितनी वैल्यू है जो कि रिस्क पे है? 10,000। ओके, 10,000 मीन्स 10% जो है रिस्क, जो हमारी वैल्यू है 10% के रिस्क पे। इंक्रीज़ तो हो ही सकती है, इंक्रीज़ हो जाए तो रिस्क नहीं है, डिक्रीज़ हो जाए तो रिस्क है। तो वार जो है एक स्टेटमेंट होती है जो कि हमें बताती है कि हमारी कितनी वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की रिस्क पे है। तो स्ट्रेस टेस्टिंग भी जो है एक तरह का ऐसा ही टेस्ट है, लेकिन ये मतलब आजकल वार के साथ ही इसको इंक्रीजिंगली काफ़ी यूज़ किया जा रहा है। The stress testing is mostly used in managing market risk, which deals primarily with traded market portfolios। तो ये जो portfolios हैं, these will include interest rate, equity, foreign exchange and commodity instruments, and which are amenable to stress testing। Why? Because उनके जो market prices हैं वो काफ़ी regular basis पे update होते रहते हैं। Further जो है ये टेक्निक्स हैं स्ट्रेस टेस्टिंग टेक्निक्स, इनमें से ये सारी जो है टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं टू एनालाइज द स्ट्रेस। पहला है सिंपल सेंसिटिविटी टेस्ट। सिंपल सेंसिटिविटी टेस्ट जो है
ये क्या करता है, इट असेसेस द इम्पैक्ट ऑफ लार्ज मूवमेंट्स। जो फाइनेंशियल वेरिएबल्स हैं उनमें अगर काफ़ी ज़्यादा लार्ज मूवमेंट्स हो रही हैं पोर्टफोलियो वैल्यूज़ में, तो ये उनको हेल्प करता है आइडेंटिफाई या असेस करने में। ये कोई रीज़न आपको बता नहीं सकता कि किस लिए हो रही हैं, बट इट विल असेस, यानी एक वैल्यू निकाल के आपको ज़रूर देगा। सिनेरियो एनालिसिस जो है, सिनेरियो जैसे मैंने अभी आपको बताया वर्स्ट केस सिनेरियोज़ या व्हाट इफ़ एनालिसिस हम उसमें करते हैं, तो डिफरेंट सिचुएशंस जो है कंस्ट्रक्ट की जाती हैं और उनके कंटेक्स्ट में जो है हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। सो सिनेरियो टेस्ट आर constructed either within the context of the specific portfolio or in the light of historical events common across the portfolio. मैक्सिमम लॉस अप्रोच क्या बताता है कि मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है। जैसे वार में हमने मैक्सिमम बताया था कि इतने अमाउंट का लॉस हो सकता है, कितनी वैल्यू हमारी रिस्क पे है। तो यहाँ भी मैक्सिमम लॉस अप्रोच में भी हम वही कर रहे हैं। इट इज़ असेसिंग द रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो बाय आइडेंटिफाइंग the most potentially damaging combinations of moves of market risk factors. Then extreme value theory है। extreme value theory भी क्या करता है, it captures the risk of loss in extreme but possible circumstances। कि extreme है यानी कि बहुत rare है but possible है, यानी maximum जब इतना बुरी situation हो जाएगी तो कितना loss हो सकता है, that is the extreme value थ्योरी। तो ये जो है स्ट्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करती हैं। सो दीज आर स्ट्रेस टेस्टिंग टेक्निक्स। दिस कंप्लीट्स आवर रिस्क एक्सपोजर एनालिसिस। थैंक यू।